हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग आपके बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तैयारी के अगली कड़ी में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 बायोलॉजी के दृष्टिकोण से। जो अध्याय 3 है, कौन सा अध्याय 3 है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, बात को समझिएगा। अध्याय 3 के अंतर्गत जो चीजें आने वाली है वो है मानव जनन। क्या आने वाला है? मानव जनन। अध्याय 3 में जो आने वाला है कौन सा चैप्टर आने वाला है भाई? मानव जनन। मानव जनन। मानव जनन क्या कहते हैं इसको? कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन ह्यूमन। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्शन इन ह्यूमन। प्रोडक्शन। ये वाला जो चैप्टर है बाबू, बचवा लोग, ई जो चैप्टर है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामान्य जीवन के दृष्टिकोण बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर से कुल मिला के 6 नंबर और अधिक से अधिक 8 नंबर तक पूछ, इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से है। मानव और जनन, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हैं बाबू। जो मानव है, मानव एक लिंगी जीव है। क्या है बबुआ? एक लिंगी। बात समझ में आया? एक लिंगी जीव होने का मतलब क्या होता है? नर और मादा का शरीर मादा का शरीर अलग अलग होता है। अलग अलग होता। तो इसलिए ये शरीर में की द्विता पाया जाता है। ये शरीर में की रूपता पाया जाता है। ये शरीर में लिंगी रूपता पाया जाता है। पाया जाता है। पाया जाता है का मतलब क्या है? सेक्सुअल तौर पे ये सभी जीव का जो शरीर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लिंगी द्विरूपता का मतलब होता है बाबू, नर का शरीर अलग होता है, संरचनात्मक रूप से भी अलग होता है, और मादा का शरीर भी संरचनात्मक रूप से अलग होता है। सबसे पहले आपने क्या जाना? एक लिंग का मतलब यह हुआ कि नर और मादा का शरीर अलग अलग होता है। और लिंगी द्विरूपता का मतलब यह होता है बाबू कि इनका जो सेक्सुअल शरीर का संरचना है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम देख के पहचान सकते हैं कौन नर है और कौन मादा है। अगर हम आपको पक्षी दे दें और कहें कि आप पहचान लो कि कौन नर है कौन मादा है, या मछली दे दें कहे पहचान लो कौन नर है कौन मादा है, तो उसमें आपको समस्या होगी। कारण क्या है कि उनके संरचनात्मक द्विरूपता बाहर से नहीं दिखते हैं।
स्नैक्स के भी, ठीक है। तो वो चीजें दिखना है। अब नर और मादा का शारीरिक संरचना बाहर से दिख रहा है कि पता चल रहा है कि ये नर का शरीर है और ये मादा का शरीर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये हो रहा है बाबू कि जब ये लिंगी रूप से द्विरूप होते हैं, इनका रूप तो अलग अलग है, तो भाई इनमें जनन कैसा होगा? तो जब भी लिंगी द्विरूपता पाया जाता है, ऐसे जीवों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन की क्या होगी? लैंगिक जनन की क्या होती है? लैंगिक जनन द्वारा द्वारा नया जीव उत्पन्न होगा। लैंगिक जनन द्वारा नया जीव उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही है? कैसे नया जीव उत्पन्न होगा? लैंगिक जनन द्वारा। अब लैंगिक जनन द्वारा नया जीव जो उत्पन्न हो रहा है बाबू, वो भी समझना है कि आखिर कैसे, आखिर कैसे, भाई कैसे? तो लैंगिक जनन द्वारा जब नया जीव उत्पन्न होगा, तो इनमें क्या होगा? निषेचन के द्वारा क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन कहाँ होगा? शरीर के अंदर होगा। शरीर के अंदर होगा। जब हुआ निषेचन शरीर के अंदर होगा, तो जब शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसे बबुआ अंतः निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? अंतः निषेचन। अंतः निषेचन की क्या होगी? निषेचन। देखो मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है। मतलब नर और मादा, नर अंडा दे दी, मादा अंडा दे दिया, बाहर निकल गया, और नर अंडा दिया, वो भी बाहर गया, और कहीं एक जगह पे जा करके दोनों जुड़ते हैं। लेकिन इनमें निषेचन कहाँ होगा? शरीर के अंदर। जनन कैसा होगा? लैंगिक। मानव कैसा है? एक लिंग। और लिंगी द्विरूपता पाई जाती है। ये बात समझ में आएगी? यहाँ तक क्लियर रहेगा? अब आगे बढ़ते हैं बुआ। जब निषेचन अंदर होगा तो निषेचन होगा कब? निषेचन कब होगा? इसमें किसका निर्माण होगा? इसमें कुमक का निर्माण, कुमक का निर्माण नर और मादा द्वारा किया जाएगा। नर और मादा द्वारा किया जाता है। ठीक है? कुमक का निर्माण नर और मादा द्वारा किया जाता है। यहां तक क्लियर रहेगा? तो क्लियर कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है बबुआ कि कैसे युग्मक बनेंगे? नर का जो युग्मक होगा, नर युग्मक को, नर युग्मक को क्या कहते हैं बबुआ? नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, कहते हैं। ठीक है? नर युग्मक को क्या कहते हैं बबुआ? शुक्राणु। और मादा युग्मक को, मादा युग्मक को, मादा युग्मक को क्या कहते हैं बबुआ? अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है बबुआ, तो नर युग्मक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्रों की संख्या, नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, सूत्रों की संख्या कितनी होगी बबुआ? 23 होगी। सूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। सूत्रों की संख्या कितनी होगी बबुआ? होगी 23 होगी, 23 होगी। तो 23 कैसे होगा? इनमें डिफरेंट गुण पाया जाता है, 22x प्लस 22 + y। ठीक है? में x + y पाया जाता है बुआ। ठीक है?
में विषम युग्मक या विषम युग्मी सूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा का युग्मक शुक्राणु होता है और इसमें 22 प्लस x गुण है। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। अब समझिएगा बबुआ, थोड़ा सा जनन कब होगा बात को थोड़ा समझिए, और तब मैं जनन से संबंधित कुछ को क्लियर करूंगा। अब बबुआ ये बात आप समझ कि जब नर है तो नर है, नर, और इधर कौन है? इधर मां। तो बबुआ जो नर है के द्वारा बचवा, नर के अंदर गुणसूत्रों की शरीर के अंदर, नर के शरीर के अंदर गुणसूत्र 44 प्लस x, जबकि मादा के अंदर गुणसूत्र 44 प्लस। ठीक है बबुआ, तो नर का जो क्या निकलता है? शुक्राणु। नर से क्या निकला? शुक्राणु। और मादा से बबुआ क्या निकला? शुक्राणु। क्या निकला? तो जो शुक्राणु निकला और एक तरफ क्या निकला? अंडाणु निकला। तो जो शुक्राणु है बबुआ, इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 23 हो। तो ये अचानक 23 नहीं हुआ है, मादा में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? सर 23। तो ये अचानक 23 नहीं हुआ है, ये शुक्राणु में, ये अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु और अंडाणु के गुणसूत्र क्या ये परिवर्तन आई है। तो यहां पर कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पर 22 प्लस x या 22 प्लस y। इसी प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस x और 22 प्लस। अब बबुआ आई वाला x मादा के इस वाले x के साथ जुड़ेगा। अब ध्यान देना, ये वाला जो x है ये अनुवांशिक रूप से थोड़ा सा अलग है बबुआ। क्यों अलग है? ध्यान देना, ये x ऐसा है तो दोनों जुड़ेगा तो 44 प्लस x, x बन रहा है। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, 44 प्लस x, x जोड़ोगे मैथ के अनुसार तो 2x हो जाएगा। कब होगा? जब वो अनुवांशिक एक जैसे होंगे तब। थोड़ी बहुत नर के एक्स क्रोमोसोम, मादा के एक्स क्रोमोसोम भिन्नता होती है, इसीलिए इसके गुणसूत्रों की संख्या बबुआ क्या हो जाता है? 44 एक्स एक्स। और जब ऐसा होगा बबुआ, कौन जन्म लेगा? लड़की जन्म लेगी। इसी प्रकार जब इस नर का शुक्राणु, नर का शुक्राणु का वाई क्रोमोसोम मादा के अंडाणु के एक्स क्रोमोसोम से जाके मिलेगा तो ये जो मिलन होगा इसमें बन जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। और ऐसे स्थिति में वो कौन जन्म लेगा? लड़का जन्म लेगा। और इस प्रकार या तो लड़की, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे आसानी से नहीं होता, ये तो मानव जनन का बेसिक कंसेप्ट में तो मूलभूत है, का जीवन योगदान है। तो अब आइए मानव जनन के अंदर क्या क्या पढ़, ये मैंने बेसिक किया। तो सबसे पहले जो आपको है टॉपिक पढ़ना है, तो देखते कहाँ तक बबुआ आप लोगों को याद रहेगा। नर क्या कहते हैं और मादा युग्मक क्या कहते हैं? अंडाणु। तो बबुआ जब इजेगा ना तो इस वाले को क्या कहेंगे? मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जाइगोट, जाइगोट। और युग्मक को क्या कहते हैं? वो अंग्रेजी में कहते बबुआ गेमेट, गेमेट। तो गेमेट हमेशा
एन होता है, अप्लाइड बोलते हैं इसको, अगुणिक। एमेट हमेशा, हमेशा क्या होता है, वो अगुणिक है, क्या होता है, अगुणिक है। जबकि योनज हमेशा बबुआ क्या है, एन होता है, ऐसा होता है बबुआ, होता है। बात समझ में आएगी बबुआ आपको। मनज होगा और गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 44 पर, x या 44 पर। तो परीक्षा में 2 क्वेश्चन, नर के युग्मकों की संख्या, नर के, शुक्राणु का नहीं पूछा, नर के, तो नर के युग्मकों की संख्या 23 युग्मकों की संख्या नर में, मादा में युग्मकों की संख्या बड़ी 23। क्वेश्चन नंबर 2, नर के शुक्राणु में युग्मकों की संख्या, शुक्राणु में युग्मकों की संख्या 23 और अंडाणु में युग्मकों की संख्या भी 23। शरीर है 42, शुक्राणु है, तो ये हो गया दूसरा। अब क्या क्या पढ़े कि मानव हम अच्छे से, तो इसके लिए बउआ आपको सबसे पहले आपको अब युग्मक जनन से पहले भी एक और क्या पढ़ना है, 3 चीज। एक पढ़ना है चन घटना, चेचन पूर्व घटना। दूसरा पढ़ना है चेचन की घटना, दूसरा पढ़ना है चेचन की घटना, चेचन की घटना। और तीसरा जो हमें पढ़ना है बबुआ, तीसरा जो हमें पढ़, ध्यान दीजिए, तीसरा जो हमें पढ़, 3rd नंबर, 3 नंबर में हमें चेचन बस घटना, बस का मतलब बाद की घटना, ठीक है। चेचन के पहले की घटना के अंदर कुछ महत्वपूर्ण, सबसे पहला पॉइंट, पक, पक, पक निर्माण। एक क्या पढ़ेंगे, ताड़ू आड़, क्या क्या पढ़ोगे, ताड़ू, जब शुक्राणु निर्माण पढ़ो, ये कहते हैं तो जेनेसिस, और जब अंडाणु निर्माण पढ़ो, ओ जेनेसिस है। इस प्रकार चेचन की घटना में क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अंडाणु और अंडाणु का जन, जन है, अंडाणु और अंडाणु का दूसरा पॉइंट भी, स्थानांतरण, स्थानांतरण। मान लो नर में शुक्राणु बना, शुक्राणु मादा के साथ आएगा तब, हाँ,
शुक्राणु को मादा के शरीर में ले जाने की क्या की जाए? सेक्सुअल प्रोसेस या यौन सम अब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ? यह मिलन होता है अंडवाहिनी। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी। अब निषेचन के बाद की घटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले निषेचन के बाद, ध्यान देना, निषेचन के बाद कुछ क्रियाएं होंगी। क्या क्या क्रियाएं होंगी भैया? सबसे पहली क्रिया होगी मनस का निर्माण होगा। क्या होगा? मनस का निर्माण होगा। जब युग्मनज निर्मित हो जाएगा तो इसमें कोशिका विभाजन हो। कोशिका विभाजन की क्रिया को विलन, अंग्रेजी में क्लीवेज। जब युग्मनज में कोशिका विभाजन हो, विलन होगा, विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनेगी। विलन के बाद क्या होगा? विलन के बाद होगा अगली प्रक्रिया ब्लास्टोसिस, माने पोकर पुट्टी। पोकर पुट्टी निर्माण के बाद क्या होगा बबुआ? भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। अब बबुआ जब भ्रूण का निर्माण हो गया है और भी कुछ होगा, कहेंगे जी। क्या होगा बुआ? ध्यान दीजिएगा। के निर्माण के बाद का निर्माण होगा अंग का निर्माण। अंग का निर्माण, अंग का निर्माण। अब अंग के निर्माण के बाद क्या होगा? का विकास, प्रसव। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं मानव जनन पढ़नी। ठीक है बुआ। अब यहाँ पर प्रोसेस उठता है और भी बहुत है, और भी बहुत चीजें हैं इसमें। अंतःरोपण होता है, दूध स्राव होता है, हार्मोन, सारा एक एक प्रकार की कोई। अब जो ये प्रक्रिया, जो ये क्रम चले, ये लंबा चलेगा। लेकिन इस सारे क्रिया को जानने से आप दो चीजों, पहला आप नर तंत्र क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र व नर जनन क्या क्या आता है, और दूसरी ओर आपको मादा जनन तंत्र। क्या सीधा क्वेश्चन, कौन सा नर तंत्र है? जनन, नर जनन तंत्र आते हैं बारे में। जैसे नर जनन तंत्र, सबसे पहले आप क्या जानेंगे? नर जनन आप क्या कहते हैं? टेस्टिस। ठीक है, क्या ये के बाद क्या होता है? अधिवृष होता है। अधिवृष क्या कहते हैं? एडमिस के बाद प्रवाहिका, पास, पास फ्रेंसिया, अधिवृषण, प्रवाहिनी के बाद स्तन, स्तन। ठीक है, अधिवृषण, प्रवाहिनी, चार इंपोर्टेंट है। पेनिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेनिस बोल। क्या बोल दोगे? पेनिस।
ठीक है। अब इसी प्रकार से और भी इसमें है, जब वृषण पढ़ोगे तो उसके अंदर अर्ध वृषण होता है, पेटे वृषण होता है, प्रवाहिनी वृषण के अंदर जाओगे तो खांच होता है, पालिका होते हैं, नलिकाएं होती हैं, प्रजनन नलिकाएं होती हैं, ये सब अंदर जाएंगे तब। इस प्रकार मादा जनन में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा है दाशय, दाशय को क्या बोलते हो, ओवरी। के बाद क्या होता है, गर्भाशय हो, गर्भाशय, रस, गर्भाशय को क्या बोलते हैं, रस। क्या मादा, मादा जनन में क्या क्या पड़ता होगा, पहले क्या होता है, गर्भाशय, ओवरी, के बाद अंडवाहिनी लिख, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, जन, अंडवाहिनी के बाद गर्भाशय, गर्भाशय, रस, भाषे के बाद अगला क्या होगा, योनि, योनि का मतलब देना। ठीक है हुआ। तो जब इसको डिटेल्स में जान लो तब तुम नर जनन या मादा जनन के विषय में अच्छा से ये सम एक एक है। अगर तुम क्षण के अंदर सारी चीज काबू, एक तो होता है के अंदर, एक तो होता है रेटे वृषण, क्या होता है, रेटे वृषण, दूसरा इसके अंदर क्या है, पालिका, के अंदर क्या होता है, प्रजनन नालिका, तो बबुआ का ये वृषण के अंदर होते हैं, प्रजनन नलिका ये वृषण के अंदर होते हैं। कुछ लोग ये पहले ही पढ़ा देते होंगे इसीलिए साइड में हुआ। अब वृषण पढ़ोगे तो ये वृषण क्या है, वृषण पालिका क्या है, संख्या कितनी, आकार कितना है, क्या कैसा है, वो क्या काम करता है, हार्मोन निकालता है, शुक्राणु कैसे बनाता है, यही अधिवृषण के अंदर पढ़ोगे कि हर उसका आकार क्या होता है और क्या क्रिया है। अधिवृषण शुक्राणु को परिपक्व बनाने, वाहिकाएं क्या करती है, वाहिनी जो है शुक्राणु को अधिवृषण से उठा के प्रोस्टेट के नीचे वाले भाग में, और भी लिख रहे हैं कि आगे तुमको समझाना है। जैसे क्या होता है, काउपर ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इसके बाद शुक्राशय होता है। तो ये सारी चीजें, शुक्राशय भी लिख सकते हो, शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय होता है, काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है, बल्बो यूथरल ग्रंथि है, बल्बो यूथरल ग्रंथि है। मेरे भाई पढ़ना तो बहुत कुछ है, तो जब हम डिटेल्स में पढ़ना शुरू करेंगे, संरचनाएं बनाने के 5 नंबर आ जाता है। नर जनन तंत्र सचित, मादा जनन तंत्र सचित, मार्क्स 5 मार्क्स, नर जनन तंत्र सचित मार्क्स का 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का हो गया। कहेगा सचित्र नामांकित आरेख करे तो वो लिखना पड़ेगा, आरेख बनाना पड़ेगा, चित्र बना करके व्याख्या करना पड़ेगा, ये होता है कौन होता है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन देता है 2 नंबर, तो नर जनन का नाम लिखे, तो मादा जनन का नाम,
2 नंबर में क्या पूछ लेता है, वृषण के 5 कार्य लिखे, अंडाशय के 5 कार्य लिखे। तो 5 कार्य लिखना पड़ेगा, वृषण के 5 कार्य लिखने, ये 5 नंबर में। 2-2 कार्य दे दिया तो 2। अधिवृषण का कार्य क्या है, 2। अंडवाहिनी का कार्य क्या है, 2। गर्भाशय का क्या कार्य है, उसका आकार कैसा, क्या है, क्या कार्य करता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे 5 लेक्चर में, ठीक है। 5 लेक्चर में, एक दिन नर जनन तंत्र, एक दिन मादा जनन तंत्र, और बाकी जो डे है के अंदर एक दिन हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के पूर्व की घटना, एक दिन निषेचन के पश्च की घटना, और एक दिन इस तरह से बाबू हम लोग 5 दिन में ऐसा पढ़ेंगे इसको कि हम पूरा का पूरा एग्जाम को टारगेट कर ले, और इससे आने वाले जो को हम लोग कंप्लीट करें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वो सब्जेक्टिव। ऑफलाइन क्लासेस में तो 1-1.25 महीना, लेकिन हम लोग क्रैश कोर्स में हैं, हमारे पास समय कम है, तो फालतू के बातों को कम करते हुए हम लोग इसको, आज के लिए बेसिक इतना ही रहेगा। कल से हम लोग को प्रारंभ करने वाले हैं, तो कल से आप जुड़िए साइंस जंक्शन ऐप पर। ये पहला वीडियो आपके यूट्यूब और ऐप दोनों मिलेगा, इसके बाद के वीडियो आपको। धन्यवाद।